जब डिमांड बढ़ जाए पर सप्लाई पीछे रह जाए, देन प्राइसेस राइज, chaos begins एंड इकोनॉमी के बैलेंस हिलना शुरू हो जाता है। इसी सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि एक्सेस डिमांड होता क्या है, क्यों होता है, कैसे ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करती है और गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल कैसे करती है। इस वीडियो के एंड में सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 दिया हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। एक्सेस डिमांड कॉन्सेप्ट को अगर हमें अच्छे से समझना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो सब बेसिक चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले वो सब बेसिक चीज़ें क्या है सब समझते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, सबसे पहला है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, ये जानना है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, ये चीज़ को जानना है। फिर उसके बाद करंट या तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जानना है क्या है ये। फिर उसके बाद रिकॉर्ड एग्रीगेट डिमांड या तो जो एग्रीगेट डिमांड जरूरी होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है। नॉर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, ये होता है नॉर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन द अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में, पूरा का पूरा रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होने के बाद जब इकोनॉमी अपना फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और उसके बराबर इकोनॉमी में डिमांड भी होता है एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड फुल कैपेसिटी के बराबर, तब जाके क्या होता है, ये इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में होता है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इकोनॉमी फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन नहीं करती है। नहीं करने से भी जितना इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रहा है फुल कैपेसिटी के बराबर नहीं, बट उससे कम, जब एग्रीगेट डिमांड भी उसके बराबर होता है फिर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होता है, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। जैसे यहाँ में देखिए, ये डायग्राम में देखिए, यहाँ में जैसे ये जो 3 एग्रीगेट डिमांड दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये एडी 1, एडी 2। ठीक है, मान के चलिए कि जब इकोनॉमी का पूरा रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज करने के बाद इकोनॉमी सिर्फ 100 यूनिट ही प्रोडक्शन कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 100 यूनिट से इकोनॉमी का क्या है, फुल कैपेसिटी है। ठीक है, फिर अगर इकोनॉमी में भी एग्रीगेट डिमांड, ये एडी होता है एग्रीगेट डिमांड, अगर ये वाला होता है एग्रीगेट डिमांड, फिर ये ई पॉइंट में दोनों बराबर होता है। दैट मीन्स यही ई पॉइंट में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होता है। दैट मीन्स इकोनॉमी अभी कहाँ में है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी। ठीक है, यही चीज़ को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जो डिमांड जरूरी होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए, मान लीजिए कि इकोनॉमी सप्लाई कितना दे रही है, 100 यूनिट्स, तो अभी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होने के लिए डिमांड भी कितना होना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड कितना होना पड़ेगा, 100 यूनिट्स का एग्रीगेट डिमांड होना पड़ेगा। यही चीज़ को बोला जाता है क्या, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यही चीज़ को बोला जाता है रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड क्या है। बट जो एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड या तो जो करंट एग्रीगेट डिमांड, वो हो सकता है कि वो 100 यूनिट्स के बराबर भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है जो करंट एग्रीगेट डिमांड, या तो 100 से कम भी हो सकता है ये करंट एग्रीगेट डिमांड। जरूरी नहीं है कि जो करंट एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो। अगर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर अगर करंट एग्रीगेट डिमांड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी में। दैट मीन्स इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, एक हो गया एडी 1 और एक हो गया एडी 2, तो ये दोनों क्या है, करंट एग्रीगेट डिमांड है। मे बी जो करंट एग्रीगेट डिमांड है मे बी एडी 2 के बराबर भी हो सकता है, एडी 1 के बराबर भी हो सकता है और एडी के बराबर भी हो सकता है, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम लोगों का करंट या तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं होता है। अगर करंट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ में देखिए ये वाला,
एक्चुअल एग्रीड डिमांड जब रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड से ज़्यादा होता है तब कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये होता है, अगर करंट या तो एक्चुअल एग्रीड डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड से कम होता है तब कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन में इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करता है यहाँ में। ठीक है, लेकिन एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करता है बट एट हायर प्राइसेस। तो ये है बेसिक चीज़ है। अभी आपको समझ में आया होगा कि करंट या तो एक्चुअल एग्रीड डिमांड क्या है और रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये क्या है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होता है जो सिचुएशन में करंट एग्रीड डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड से अगर ज़्यादा होता है तब क्या हो जाता है, ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, ये एक्सेस डिमांड, यहाँ में देखिए एक्सेस डिमांड क्या है, देखिए एक्सेस डिमांड इज ए सिचुएशन वेयर करंट या तो एक्चुअल एग्रीड डिमांड इज ग्रेटर देन डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब हम लोग ये वो सिचुएशन होता है जो करंट या तो एक्चुअल एग्रीड डिमांड जो रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए, ठीक है, उससे जब ज़्यादा हो जाता है तब ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इससे रिलेटेड और क्या आता है, एक इन्फ्लेशनरी गैप। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, ठीक है, देखिए एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। तो यही जो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप which current agreed demand exceeds the agreed demand required to achieve full employment equilibrium। से में इसका मीनिंग का जैसा ही है, बात क्या होता है, ये वो गैप होता है जो गैप क्रिएट होता है, किसके कारण क्रिएट होता है, जब करंट एग्रीड डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड से ज़्यादा हो जाता है, फिर करंट और रिक्वायर्ड के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, यही गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली ट्राई करते हैं समझने के लिए। इधर देखिए डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखिए, एकदम सिंपल वे में दिया हुआ है। तो ये डायग्राम जैसे आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम में यहाँ में हम लोग लिया है इनकम आउटपुट या तो एम्प्लॉयमेंट लिया हुआ है, तो ये साइड में हम लोगों ने लिया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये है हम लोग का एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है ये, और ये जो एडी जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड तो अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट है, और ये क्या है डॉट 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 में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये हम लोगों का करंट या तो एक्चुअल एग्रीड डिमांड है इकोनॉमी में। फिर ये दोनों का यहाँ में देखिए, ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड वाला, ये हो गया हम लोग का करंट एग्रीड डिमांड। यहाँ में क्या है, डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम लोगों का जो करंट एग्रीड डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीड डिमांड से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ में तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, यही गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो अभी क्या लिखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन द डायग्राम इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ये तो दिया हुआ है, एंड एग्रीड डिमांड इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड एग्रीड डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों कर्व, जो इंडिकेट क्या कर रहा है, व्हिच इंडिकेट्स द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यही इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी यही पॉइंट में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कारण क्या हो जाता है, एग्रीड डिमांड इंक्रीज हो जाता है, राइजेस फ्रॉम एडी से एडी वन में, यहाँ से यहाँ में इंक्रीज हो जाता है हम लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड। समझ में ना, तो इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो यही सिचुएशन क्या दिखा रहा है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन दिखा रहा है। एंड द गैप बिटवीन दैम, ये दोनों कर्व के बीच में, ये दोनों कर्व के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक है ई और एक क्या है एफ। ठीक है, तो यही चीज को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, और एक्सिस आप लोग याद रखिए वो क्या है कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, समझ में है ना, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड इकोनॉमी अटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बट एट हाई प्राइसेस। एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन करता है बट एट हाई प्राइसेस। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं समझने के लिए
कि ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होता है। तो देखिए रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, ठीक है, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड देखिए अभी रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। सबसे पहला रीजन दिया हुआ है राइज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है ये एमपीसी इंक्रीज होने के कारण, तब एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर उसके बाद आता है राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट फैसिलिटीज ज़्यादा है तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है, इसके कारण भी क्या होता है एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हायर पब्लिक या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा अपना ये पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर ज़्यादा खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करता है, तो इससे लोगों का इनकम बढ़ता है और ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, फिर एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर उसके बाद आता है राइज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। अगर हम लोगों का गुड्स का डोमेस्टिक गुड्स का अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है तो एक तो डिमांड हम लोग का कंट्री के अंदर से हो रहा है और बाहर से भी हो रहा है, तो इससे हम लोग का कंट्री में एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या तो फॉल इन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट कम हो जाता है, मान के चलिए कि इम्पोर्ट कम हो रहा है, फिर सिर्फ हम लोग अपना ही जो गुड्स है उसको डिमांड कर रहे लेकिन बाहर से मिल नहीं रहे, तो इससे क्या हो जाता है हम लोगों का जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में क्या होता है प्रेशर होता है, तो जिससे सप्लाई इतना नहीं हो पाता है लेकिन डिमांड बढ़ जाता है लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। फिर और मेन चीज़ क्या है, मेन पूरा क्या है ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम का जो जड़ वो क्या है राइज इन मनी सप्लाई। क्योंकि पैसा जब लोगों के हाथों में आता है तो हाथ क्या होता है खुजली होते रहता है, ठीक है ना। तो क्योंकि पैसा जैसे पॉकेट में होता है तो हम लोग का मन में हमेशा यही रहता है क्या लूँ क्या ना लूँ, कुछ ना कुछ कहीं में जाने से भी लेने दिल होता है, तो इसलिए मनी सप्लाई ज़्यादा होता है तो ये जो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है, फिर ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। अगर हम लोगों का पॉकेट मनी डिस्पोजेबल इनकम अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेती है तो इससे क्या होता है जो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुआ तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि क्या है कि इकोनॉमी में ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज हो ही जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सब हो गया रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। फिर उसके बाद फिर और एक्सेस यहाँ में नोट करके दिया हुआ है, देखिए यहाँ में क्या है, इट मस्ट बी नोटेड दैट द मेन रीजन फॉर एक्सेस डिमांड इज एफरेंटली द इंक्रीज इन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब है कि एक्सेस डिमांड ज़्यादातर क्रिएट होता है जो एग्रीगेट डिमांड का जो 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो ये सब में अगर ये इंक्रीज होता है ये सब कंपोनेंट्स में तो ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सेस डिमांड अगर होता है इकोनॉमी में तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी में, एक एक करके देखते हैं। जनरल प्राइस लेवल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखते हैं ये जनरल प्राइस लेवल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखिए जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम लोगों का करंट एग्रीगेट डिमांड क्या है, हम लोग का रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, तो इकोनॉमी चाह कर भी जो एक्स्ट्रा जो डिमांड आ रहा है उसको फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। तो यही पूरा फोर्स करता है कि पूरा ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का आउटपुट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट में तो अभी आउटपुट में लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी चाह कर भी एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी आइडल जो रिसोर्सेस हम लोग का इकोनॉमी में बचा हुआ नहीं है जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, तो इसलिए आउटपुट में एक्सेस डिमांड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट में भी देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली नया से एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये सब हो गया इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये कि एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें या तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो स्पेशली जो पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इन्फ्लेशन के कारण, मनी का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को ठीक करना रियली जरूरी है। तो अभी इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या क्या मेजर्स लिया जाता है वो सबको एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये सब मेजर्स हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर है वो क्या है, फिस्कल पॉलिसी। हम लोग क्या ले सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए
तो ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये गवर्नमेंट का जो जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इनकम पॉलिसीज होता है, जिसको यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो अभी क्या क्या है वो सब फिस्कल पॉलिसी देखते हैं। ये सब हो गया फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। सबसे पहला जो फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये हो गया इंक्रीज इन टैक्स। जो टैक्स होता है वो टैक्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा ये टैक्स को। तो अभी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है तो इसका रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? लॉस ऑफ पीपल्स परचेजिंग पावर। लोगों का क्या हो जाएगा? परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो परचेजिंग पावर कम होने से क्या होगा? इट लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कम हो जाएगा, तो ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में। तो ये हमें दिया हुआ है, देखो, द गवर्नमेंट शुड लिमिट या तो लोअर इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स, एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, स्पेशली ऑन डिफेंस एंड अनप्रोडक्टिव वर्क्स एज दे रेयरली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसलिए एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में गवर्नमेंट जितना हो सकता है अपना एक्सपेंडिचर को लिमिट करे। स्पेशली जो डिफेंस में हो गया, जो एक्सपेंडिचर जो अनप्रोडक्टिव, स्पेशली वहाँ में फोकस ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ में एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को एकदम लिमिट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करता है, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को लिमिट करता है तो इससे क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग पीपल्स मनी एंड कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट, तो विच विल रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है? जो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर लिमिट करता है तो इससे लोगों का पैसा कम हो जाता है और लोगों का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है? ये हम लोगों का एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाता है और ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग्स। अभी पब्लिक बोरोइंग्स मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट लेता है, पब्लिक डेप्ट क्रिएट कराता है, तो ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अभी बोरोइंग्स का मतलब क्या है? बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेप्ट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या क्रिएट कर रहा है? पब्लिक डेप्ट क्रिएट कर रहा है। जब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होता है, देखिए, व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और एग्रीगेट डिमांड नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट स्टेप्स अप पब्लिक बोरोइंग्स बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट क्या करता है? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में पब्लिक से बोरो करता है और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देता है, जिससे लोग क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं अपना पैसा गवर्नमेंट को, मतलब क्या है, ये लैंड करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? दिस रिड्यूसेस लिक्विडिटी विद द पीपल, अकॉर्डिंगली द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आल्सो रिड्यूसेस एंड एक्सेस डिमांड इज मैनेज। तो इससे क्या हो जाता है? लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, दे आर लेफ्ट विथ लेस लिक्विडिटी। तो इससे इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, फिर ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम भी क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा फिजिकल पॉलिसीज। ये जो फिजिकल पॉलिसीज होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, ये बात को याद रखिए। फिर नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग ये सेंट्रल बैंक, हम लोगों का जो आरबीआई कैसे करके ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को सॉल्व जो करता है आरबीआई, कैसा करके सॉल्व करता है, अगर जानना है, अगर आपको ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना है? एक सिंपल सा क्या है? सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना है, बस यही काफी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए कंजूसी बिल्कुल ना करें, इसलिए सब लोग सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी वीडियो में, देखते हैं क्या है ये मॉनेटरी पॉलिसीज क्या क्या है। ये देखिए अभी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज एक्चुअली होता क्या है, इधर देखिए। सो मॉनेटरी पॉलिसीज इज द पॉलिसी ऑफ काउंट्री सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक पॉलिसी होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होता है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को या तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को क्या कर देता है? कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज का दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसीज का, वो क्या है? एक हो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये वो सब इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स ओवरऑल इकोनॉमी का मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? ये एक सिलेक्टेड एरिया, सिलेक्टेड
एरिया या तो एक टारगेटेड एरिया में ही क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन जनरल नहीं करता है, सिलेक्टेड एरिया में किया जाता है ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं समझने के लिए डिटेल में ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। देखते हैं अभी, इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ट्राई करते हैं समझने के लिए। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहला आता है बैंक रेट। तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा बैंक रेट को, ठीक है। तो इसलिए दिया है इंक्रीज इन बैंक रेट, ठीक है। फिर अभी सबसे पहले देखते हैं कि ये बैंक रेट क्या है। ये बैंक रेट इज द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई कमर्शियल बैंकों को क्या करता है, पैसा लोन देता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म्स रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये सब लोन्स कैसा लोन्स होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है। मेरा अभी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में ये बैंक रेट को डिक्रीज करना होगा। देखिए ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट को इंक्रीज करता है विच रेजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो इससे क्या हो जाता है, कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे तो इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होता है। तो ये क्या ये फोर्स करता है, इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स व्हिच डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। तो अगर सेंट्रल बैंक से लोन लेते टाइम में अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हुआ, जब जनरल पब्लिक को लोन दिया जाएगा ये कमर्शियल बैंकों के द्वारा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, समझ में है ना। तो इससे क्या हो जाता है, पब्लिक कम लोन लेते हैं कमर्शियल बैंकों से, ठीक है। इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। तो इससे अगर पब्लिक के पास कम लोन जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये रेपो रेट। रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना। अभी रेपो रेट और बैंक रेट दोनों सेम है, ये दोनों का काम भी सेम है, बट ये दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस होता है। बैंक रेट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है, और ये रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखते हैं क्या है ये रेपो रेट क्या है। रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। अपना शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं। तो अभी ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड central bank increases the repo rate which increases the cost of borrowings from the central bank. As a result, commercial banks are forced to increase their lending rates. It discourages the borrowers from taking loans and reduces availability of credit in the economy, which helps to correct the excess demand. देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है ये बैंक रेट और ये रेपो रेट, समझ में आया ना। फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है ये देखते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट हो गया रिवर्स रेपो रेट। अभी देखते हैं रिवर्स रेपो रेट को भी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी रिवर्स रेपो रेट क्या है ये इस चीज को देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द rate of interest at which commercial banks can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time। जैसे रेपो रेट में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, ठीक है, लेकिन यहाँ में रिवर्स रेपो रेट में उल्टा, अगर हम लोग ये चीज को कह सकते हैं कि उल्टा ये आरबीआई किससे लोन लेता है, कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है। तो कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस फंड्स कहाँ में पार्क करके रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन को अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जो रेपो रेट है मे बी इंक्रीज बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। इट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी रिवर्स रेपो रेट का जो रेट होगा ज्यादा देता है, तो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई में रखते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए उन लोगों का जो सरप्लस जो फंड्स होते हैं पूरा का पूरा फंड्स कहाँ में पार्क किया जाता है, आरबीआई के पास पार्क किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इट विल रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इससे कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाता है। तो उसका रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, एज ए रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में गेट रिड्यूस्ड एंड लीडिंग टू रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। तभी एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्या है, ये नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। तो यहाँ में भी लीगल रिजर्व रेशियो को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं ये क्या है लीगल रिजर्व रेशियो। सबसे पहले इसका मीनिंग को ट्राई करते हैं समझने के लिए। अभी देखते हैं ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लिग टू मेंटेन लीगल रिजर्व्स एंड इंक्रीज इन सच रिजर्व्स इज अ डायरेक्ट मेथड टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो इन लोगों को लीगल रिजर्व मेंटेन करना
जरूरी है, कंपलसरी है ये कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा, ठीक है। तो ये अगर लीगल रिजर्व अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि ज्यादा फंड्स लीगल रिजर्व के रूप में जाएगा, तो उन लोगों का क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाता है कॉमर्शियल बैंकों का, तो इससे क्या हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है इकोनॉमी में। तो अभी लीगल रिजर्व रेशियो का दो कंपोनेंट्स है, क्या क्या है, एक है कैश रिजर्व रेशियो और एक क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इट refers to the minimum percentage of banks total deposits required to kept with RBI। जो टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज होता है जो इन द फॉर्म ऑफ कैश इसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। और एसएलआर क्या होता है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स रिक्वायर्ड टू केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्म में रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है, ये होता है एसएलआर। तो वो लिक्विड फॉर्म क्या क्या फॉर्म में होगा, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, और क्या हो गया, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विद देम। तो यही से होता है क्या, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अभी अगर हम लोगों को ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस सीआरआर और एसएलआर। या तो सीआरआर या तो एसएलआर को इंक्रीज करा देता है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में। जैसे ही ये इंक्रीज हो जाता है, ये फिर क्या हो जाता है, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कैश रिसोर्सेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंकों का कैश रिजर्व्स कम हो जाता है, ठीक है ना, एंड लिमिट्स देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। फिर लोन देने का जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाता है कॉमर्शियल बैंकों का। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी। फिर ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट जो ये क्वांटिटेटिव मेजर है, ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ bonds एंड सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, ये इसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा आरबीआई के द्वारा। तो देखते हैं, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल, सेल करता है। तो जैसे अगर सिक्योरिटी सेल के लिए ऑफर किया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, आरबीआई क्या करता है, सोक्स द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी से लिक्विडिटी लेके आता है अपने पास, ठीक है। फिर इससे क्या हो जाता है, रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक का रिजर्व्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्री डिमांड इन द इकोनॉमी। फिर इससे क्या होगा, ये हम लोगों का जो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और इजी वे में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अभी हम लोग समझते हैं ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिक सेक्टर का मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले देखते हैं ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, उसको कोलेटरल भी बोला जाता है, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो जो लोन का जो अमाउंट है और जो सिक्योरिटी मांगा जाता है बैंकों के द्वारा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस को ही बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख लोन लेने के लिए तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है 1,20,000, दैट मीन्स डिफरेंस कितना का आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में ये मार्जिन को इंक्रीज करा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो जैसे ही ये मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, जो लोन लेना पब्लिक के लिए क्या हो जाता है, लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। तो पब्लिक लोन कम लेते हैं, तो जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है। फिर अल्टीमेटली ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्या लिखा है देखिए, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द मार्जिन व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बोरोवर्स फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव टू बोरो मनी एंड इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना, समझ में आया होगा ये मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, मॉरल सुएशन है, मॉरल सुएशन या तो एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। तो इसमें मॉरल सुएशन में एडवाइस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, या तो कुछ कुछ नोटिफिकेशन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, फोर्स करता है कमर्शियल बैंकों को कि अपना जो पॉलिसी का अकॉर्डिंग चले। तो अभी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में यही एडवाइस दिया जाता है कमर्शियल बैंकों को कि अपना लेंडिंग को कम करे, कम लेंडिंग करे, समझ में है ना। तो यही चीज होता है मॉरल सुएशन। तो अभी क्या है समझते हैं, मॉरल सुएशन क्या है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy। अपना पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लोग एक्ट करे जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं। फिर मॉरल
Suasion is exercised through discussion, letters, speeches and hints given to the banks. इस तरीके से किया जाता है, अपना जो पॉलिसी को इन्फोर्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। मेरा अभी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस या तो रिक्वेस्ट या तो परसुएट्स द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। एडवाइस दिया जाता है स्पेकुलेटिव और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए लोन ना दिया जाए पब्लिक को। तो इससे क्या हो जाता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड एग्रीगेट डिमांड। तो इससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाता है इकोनॉमी में, फिर ये एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाता है इकोनॉमी में, फिर अल्टीमेटली ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये लास्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यह है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट रेशनिंग भी बोला जाता है। तो देखते हैं ये क्या है एक्चुअली। तो देखिए ये जो क्रेडिट रेशनिंग रेफर्स टू मेथड इन व्हिच सेंट्रल बैंक्स गिव्स डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। तो इसमें गवर्नमेंट एडवाइस देता है या तो डायरेक्शन देता है कि कहाँ में देना है लोन, कहाँ में नहीं देना है सिलेक्टेड एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और सिलेक्टेड एरिया में लोन देना है कि नहीं देना है ये आरबीआई डिसाइड करता है या तो एडवाइस देता है, किसको, कमर्शियल बैंकों को देता है। इस चीज़ को बोला जाता है क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है। और एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये क्रेडिट रेशनिंग इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसेस रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट, एक्सेसिव फ्लो को रोकने के लिए, पर्टिकुलरली किसके लिए, फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इट हेल्प्स टू वाइप ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इकोनॉमी से एक्सेस डिमांड खत्म हो जाता है, फिर अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेजर्स हैं जो मेजर्स के द्वारा ये एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट एज वेल एज ये सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा ये मेजर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक्चुअली ज़्यादातर बच्चों को ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंक्रीज़ करना है, क्या करना है, ये इंक्रीज़ होने से क्या होता है, नहीं होता है। तो आप ये वीडियो को आई होप आप ध्यान से देखा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आपने अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से अगर देखा होगा तो आपको ये जो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का आंसर यही वीडियो के अंदर में, यही एक्सप्लेनेशन का अंदर में छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। इधर देखिए वो सब क्वेश्चन, इधर देखिए ये सब क्वेश्चन को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट मार के रखिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मार के रखिए, ये इसका अप टू 9 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक मारिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब का भी मारिए अप टू 12 तक, यहाँ में ये सबका यहाँ तक स्क्रीनशॉट मार के रखिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपना क्लासमेट को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।